स्टार्ट हो गया। चलिए, कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था इसमें? वर्णमाला के 52 वर्णों की काउंटिंग की थी, है ना। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें वर्णमाला में? स्वर कितने होते हैं? 11, है ना। व्यंजन और अयोगवाह। तो आप ऐसे लिखिए, पहले स्वर लिखिए, फिर अयोगवाह लिखिए, और बाद में क्या लिखिए? व्यंजन। और जब व्यंजन लिखिए तो आप पता है कैसे लिखिए? व्यंजन लिखना है तो आप लिखिए 25 स्पर्श व्यंजन, है ना। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके ऊष्म व्यंजन, ये तीनों जो हैं आपके एक साथ रहेंगे, है ना। तो 25, 4 29, 29 4 33, ये 33 क्या हैं? आपके मूल व्यंजन, इसीलिए ब्रैकेट में डाल दिया है ना। फिर इसके बाद 4 क्या हैं? आपके संयुक्त व्यंजन, 33 4 37, है ना। और 2 क्या हैं? आपके द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, यही बताया था। टोटल कितने हो गए? लिख सकते हैं आप लोग 33 + 4 और +2, है ना। यानी कि टोटल कितने हो गए बताइए? 39, है ना। तो कुल व्यंजन कितने हैं? 39। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। और यहाँ पर स्वरों में हमने बताया था आपको, है ना। और 4 क्या हैं? ये संयुक्त हैं, मूल, संयुक्त और ये द्विगुण, ये 3 कैटेगरी है ना। और यहाँ पर स्वरों में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? 4 + 3 + 4, यही बताया था। 4 क्या थे आपके? मूल। 4 क्या थे? मूल। 3 क्या थे आपके? दीर्घ, है ना। और 4 क्या थे आपके? संयुक्त, यही थे। ठीक है। 25 क्या थे यहाँ पर? ये आपके स्पर्श। फिर 4 क्या थे? अंतस्थ। ये 4 क्या थे? ऊष्म। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके मूल व्यंजन। ये 4 क्या थे? आपके संयुक्त। और ये 2 क्या थे? आपके द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। और 2 क्या थे? आपके अयोगवाह। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अंग और आहा में जो मात्राएं लगती हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है ना। और यहाँ तक तो हो गया। हमने पढ़ा यहाँ पर अनुस्वार, क्या पढ़ा? अनुस्वार। अनुस्वार ये होता है चिन्ह इसका, है ना। और आपका विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये होता है आपका। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें मैं और बताऊंगा आप लोगों को, 2 चीज़ें और बताऊंगा। वो क्या हैं? एक है आपका अनुनासिक। एक क्या है आपका? अनुनासिक, ठीक है ना। अनुनासिक किसे बोलते हैं हम लोग? चंद्र बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ये आपको पता होना चाहिए। अनुस्वार अलग चीज़ है और अनुनासिक अलग चीज़ है। क्लियर है। अनुस्वार आपका अंग की मात्रा होती है ना। जैसे हम कहते हैं कंगन, कंगन, है ना। हम क्या कहते हैं? कंगन। इसमें क्या है? ये अनुस्वार का व्यंजन है, उसमें अनुस्वार लगा हुआ है ना। हम कहते हैं आंगन। हम क्या कहते हैं? आंगन, है ना। हम कहते हैं चांद। तो कभी भी देखा है कि चांद ऐसे लिखा हुआ है? ऐसा चांद कभी देखा है? नहीं देखा है। चांद हमेशा ऐसा होता है ना। तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? अनुनासिक। ये क्या है आपका? अनुनासिक। ये क्या है आपका? अनुस्वार। तो अनुस्वार और अनुनासिक में थोड़ा सा डिफरेंस है उच्चारण में, है ना। प्राणवायु नाक से ज़्यादा निकलेगी या कम मात्रा में निकलेगी, इस पर आधारित होता है आपका क्या? ये और ये। क्लियर है। नाक दोनों में ही क्या होती है? नाक का इस्तेमाल दोनों में होता है। दोनों क्या हैं? नासिक के हैं। उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। क्लियर है ना। नासिका। चलिए, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक मैंने आपको बताया, नहीं बताया है, द्वित्व व्यंजन एक होता है। एक क्या होता है आपका? द्वित्व।
व्यंजन। क्या कहा जाता है इसको? द्वित्व व्यंजन। कोई भी पूरा व्यंजन जब आए, कोई भी व्यंजन जब पूरा आए और उसके बाद वही व्यंजन रिपीट करे आधा, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, है ना। जब कोई भी हम शब्द लिखते हैं, उस शब्द में कोई भी व्यंजन आए और उसके पुनः तुरंत बाद वही व्यंजन आधा फिर से आ जाए, तब हम उस व्यंजन को क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं, है ना, द्वित्व व्यंजन। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है? दिल्ली, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है ना। दिल्ली आधा आए और पुनः पूरा आ जाए, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया है, आधा आए और पुनः वही व्यंजन क्या आ जाए? पूरा आ जाए, है ना, दिल्ली। जैसे हम क्या लिख दें? बिल्ली। तो इसमें ये ला क्या है? यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। ला क्या है? यहाँ पर द्वित्व व्यंजन क्या है? ला। यहाँ पर भी द्वित्व व्यंजन क्या है? ला, है ना। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मम्मी, है ना। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? मम्मी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोग। यहाँ पर माँ क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। क्लियर है? आधा आ रहा है और पुनः पूरा आ रहा है, तो ये लिख भी सकते हैं यहाँ पर, है ना। जब किसी भी आधे वर्ण के बाद पूर्ण उसी व्यंजन का पूर्ण व्यंजन वर्ण की क्या हो जाए? पुनरावृत्ति हो जाए, है ना। आधे के बाद पुनः क्या आ जाए? पूरा वर्ण आ जाए, तब ऐसे में हम क्या कहते हैं उसको? उस व्यंजन को हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। कई बार एग्जाम में आता है ये, ठीक है। और प्लुत तो आप लोग पहले से पढ़ ही चुके हैं, है ना। प्लुत स्वर ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इसका चिन्ह क्या होता है ये बताइए। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? या तो ये लिखते हैं या तो ई बना देते हैं, है ना। इसे कहा जाता है अवग्रह। क्या कहा जाता है? अवग्रह ही बोलते हैं ना, किसी को पता है? इस चिन्ह को कहा जाता है अवग्रह, है ना। और इसकी वजह से एक मात्रा में वृद्धि हो जाती है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल था, हमने बताया था कल, ओम, है ना। तो यहाँ पर देखिए ओ क्या है? आपका स्वर है कि नहीं है? स्वर है। कितनी मात्राएं हैं इसकी? कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्रा। और इस वाले की भी कितनी मात्रा हो जाएगी? 1 मात्रा। समझ रहे हैं? यानी इसी वर्ण को हम लोग क्या कर देते हैं? खींच देते हैं। 3 मात्रा का समय इस अवग्रह की वजह से लगने लगता है, जबकि ओ के उच्चारण में हमें कितना समय लगना चाहिए? 2 मात्रा का। द्विमात्रिक है, कल मैंने बताया था, एक मात्रिक वर्ण और द्विमात्रिक वर्ण, है ना। क्यों? ओ किससे मिलके बना हुआ है? आ और ऊ से मिलके बना हुआ है। एक मात्रा इसकी होती है ना, एक मात्रा इसकी, एक मात्रा इसकी। 2 मात्राएं बताना है तो 2 मात्राओं को ऐसे और एक मात्रा को ऐसे दर्शाया जाता है। वो मात्रा का चिन्ह है ना। 2 मात्राओं के लिए ये चिन्ह बनाया जाता है और एक मात्रा के लिए वो चिन्ह बनाया जाता है। क्लियर है? 2 मात्राओं का मतलब होता है कि दुगना समय लगे। एक मात्रिक का मतलब होता है जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। सामान्य तौर पे जो लघु वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर जो होते हैं। और जो दीर्घ या संयुक्त स्वर होते हैं, दीर्घ में मान लीजिए मैंने कल बताया था आपको कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। दीर्घ आ कैसे बनता है? लघु आ और लघु आ से मिल करके क्या बन जाता है? दीर्घ आ, है ना। ठीक है। लघु ई और लघु ई से मिलके क्या बन जाती है? दीर्घ ई। और लघु ऊ और लघु ऊ से मिलके क्या बन जाता है? दीर्घ ऊ। ठीक है ना। 1 मात्रा इसकी, 1 मात्रा इसकी, तो क्या हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी कि नहीं? उच्चारण में दुगना समय लगेगा।
क्लियर है। इसी तरीके से जो संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था, ए, ऐ, ओ और औ, ये द्विमात्रिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये किससे बनता है? आ और ई से। ये किससे बनता है? आ और ए से, ए बनता है। लेकिन ये ना कह दीजिएगा कि ये द्विमात्रिक है और ये एक मात्रिक है तो तीन मात्रिक हो गया, नहीं। जब ए का उच्चारण करेंगे, आ और ए का अलग अलग उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी एक मात्रा होगी, इसकी दो मात्राएं होंगी, ठीक है ना। लेकिन जब संयुक्त वर्ण हो जाएगा तो सिर्फ द्विमात्रिक ही रहेगा। अब ये ना कह दीजिएगा त्रिमात्रिक हो गया, तीन, क्योंकि संयुक्त रूप से जब बन जाएगा वो वर्ण तो उसके उच्चारण में दुगना समय ही लगेगा, तीन गुना समय नहीं लगेगा। अलग अलग दोनों वर्णों को पढ़ेंगे तब क्या हो जाएगा, आ ए ऐसे पढ़िए, तीन मात्रा का समय लगेगा। लेकिन ए एक साथ पढ़ देंगे तो द्विमात्रा का ही समय लगेगा। क्लियर है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, दो दो वर्णों से मिलके बनते हैं, सबके सब, है ना। ये किससे बनता है आपका, आ और ऊ से। ये बनता है आपका आ और ओ से। तो जाहिर सी बात है दो दो वर्णों से मिलके बन रहे हैं, इसलिए ये द्विमात्रिक हैं। क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पर द्वितीय व्यंजन याद रखना है, अनुनासिक पता होना चाहिए, अनुस्वार और अनुनासिक में डिफरेंस है ये पता होना चाहिए आपको। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई, जो प्लुत स्वर का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मिटाऊँ। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जो ये आंकड़ेबाजी लिखी हुई है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला में ये जो लिखा हुआ है सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये चार क्या थे आपके, मूल स्वर। ये तीन क्या थे आपके, दीर्घ स्वर। ये चार क्या थे आपके, संयुक्त स्वर, है ना। ये 25 क्या थे आपके, स्पर्श व्यंजन। ये चार क्या थे आपके, अंतस्थ व्यंजन। ये चार क्या थे आपके, ऊष्म व्यंजन। ये चार क्या थे आपके, संयुक्त व्यंजन, है ना। और ये दो क्या थे आपके, द्विगुण, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। ये 33 क्या थे, ये 25, 4 और 4 ये क्या हैं आपके, यानी कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये मिल करके तीनों क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं, मूल व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है मिला के बना देना, है ना। जो मिल के नहीं बनते हैं वो यही हैं, मिल के जो बनने वाले हैं वो ये हैं। तो जो मिल के बनते हैं, दो दो व्यंजन को मिला करके बनाए जाते हैं, वही संयुक्त कहलाएंगे। जाहिर सी बात है वो मूल नहीं कहलाएंगे। जब मिला के बना दिया गया तो मूल कहाँ रहा, है ना। दो दो व्यंजन को मिला करके अगर कोई व्यंजन बन रहा है तो फिर मूल नहीं रहा वो। तो मूल यही है आपके, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो ये 33 क्या होते हैं आपके, मूल व्यंजन होते हैं। ये चार क्या होते हैं आपके, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये दो क्या होते हैं आपके, वही द्विगुण, ठीक है, या उत्क्षिप्त। तो कुल संख्या व्यंजन की कितनी हो जाती है, 39। मूल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है, 33। अक्सर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 ही करते हैं, लेकिन अगर कभी ये कह दे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 39 हो जाएगी। क्लियर है। अब आंकड़ेबाजी फिर से देख लीजिए, 39 व्यंजन हो गए कुल, है ना। 11 क्या हो गए आपके स्वर, 39 1 40 10 50, और दो आपके क्या हो गए, अयोगवाह। कितने वर्ण हो गए, 52। ये है आपकी 52 वर्णों की वर्णमाला। हालांकि इनको लिख नहीं सकते, लिखते हैं हम लोग चिन्ह के अनुसार। वर्णमाला में इनको स्थान इसी प्रकार से दिया जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को। क्लियर है ना। अंग और आहा बचपन में, पहले पिछली क्लासों में पढ़ाया गया होगा, छोटी में बचपन में पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। क्यों, उन्हें अनुस्वार और विसर्ग का कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा कठिन है, इसलिए अंग और आहा पढ़ा दिया जाता है। बट वास्तव में वो नहीं है। क्यों, किशोरीदास वाजपेयी एक हिंदी के हैं, विद्वान हैं, उन्होंने क्या बताया, वही बात जो मैंने कल बताई थी कि ये स्वर की परिभाषा में भी फिट नहीं होते हैं और व्यंजन की भी परिभाषा में फिट नहीं होते हैं, इसलिए इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई जिन्हें कहा गया अयोगवाह। किसने बताया, किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने बताया ये अयोगवाह का कॉन्सेप्ट, किसने दिया, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, मिटाएं। मुझे लगता है ये पूरा रिवीजन कल का हो गया आपका। मिटाते हैं।
चलिए अब आगे देखिए, कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, इस उच्चारण स्थान बताए थे किसके, तीनों सा के। हालांकि मैं अभी पूरी वर्णमाला में सबके उच्चारण स्थान बताऊंगा। उच्चारण स्थान एक टॉपिक है, इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है वर्णमाला में, बताऊंगा। उससे पहले कुछ विशेष चीज़ें हैं वो बताऊंगा, है ना। लेकिन सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए कि 3 प्रकार के जो सा हैं उनका उच्चारण स्थान जरूर पता होना चाहिए, और जो संयुक्त व्यंजन हैं वो किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना। तो पहला सा कौन सा था आपका, तालव्य सा। इस वाले को क्या बोला जाता है, तालव्य सा, है ना। फिर कौन सा है आपका, मूर्धा से जो बोला जाए उसे बोला जाता है मूर्धन्य सा, है ना। फिर ये है आपका जो जहाँ जब जिह्वा कहाँ पर स्पर्श करे, दांतों में, तो उच्चारण स्थान दंत हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दंतिशा। क्लियर है। अच्छा, ये 3 प्रकार के सा हैं, है ना। ठीक है, हा के बारे में हमें जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि हा क्या है, हा का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ। वो तो हम लोग अभी सारे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, उच्चारण स्थान का मतलब होता है कुछ उच्चारण स्थान होते हैं हमारे मुखमंडल में, अंदर मुख गुहा में, जहाँ जिस स्थान का प्रयोग होता है किसी वर्ण के उच्चारण में, है ना, तो उस वर्ण का वही उच्चारण स्थान कहलाता है। वो कई प्रकार के हैं, हम बताएंगे अभी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने संयुक्त व्यंजन बताए थे कल। क्या बताए थे, संयुक्त व्यंजन कितने थे, 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र, है ना। जो छ है वो किससे किससे मिलके बनता है, का और सा, इसी से मिलके बनता है। और इसमें देखिए व्यंजन को व्यंजन से मिलाना है, तो पहला वाला व्यंजन रहेगा, दूसरा वाला सा व्यंजन रहेगा, हलंत कर दीजिए और फिर आ कर दीजिए, तो ये पूरा सा बन जाएगा, ऐसे सा। बात समझ रहे हैं। तो व्यंजन को व्यंजन से मिलाने पर व्यंजन बनता है, हमें व्यंजन लिखना है। बात समझ में आई। हलंत लगा देंगे अगर तीनों में, तो संस्कृत के नज़रिए से आप समझने लगेंगे। हलंत लगा देंगे तो ये वाला आ नहीं आएगा, और हलंत नहीं लगाएंगे तो ये वाला आ आएगा, यानी कि पूरा सा लिखना पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि इसको ऐसे देखिए कि अगर छा लिखना है तो का हलंत और षटकोण वाला सा पूरा, उसमें स्वर होगा एक। लेकिन अगर हलंत वाला लिखेंगे तो फिर आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हलंत हलंत, ये ऐसे आएगा। ये वाला भी हलंत, ये वाला, दोनों व्यंजन मिल करके व्यंजन बना दिया। क्लियर है। ठीक है। लेकिन हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कैसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है। त्रा कैसे बनेगा आपका, ता व्यंजन और रा में हलंत और आ छोटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। इसी प्रकार से आपका स्रा है ना, ये कैसे बनेगा, सा हलंत और रा, स्रा, है ना। अब देखिए कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि का के साथ सा तो आएगा, लेकिन कौन सा वाला सा आएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। स्रा में सा के साथ और आएगा, लेकिन कौन सा वाला सा आएगा, कन्फ्यूजन होता है कि नहीं होता है, होता है। वो ऑप्शन में लिख देंगे, कई बार सरौता वाला सा लिख देंगे, है ना, दंत सा, कभी कभी जो है लिख देंगे आपका मूर्धन्य सा, कभी लिख देंगे तालव्य सा, अब साथ में रा लिख देंगे। अब कन्फ्यूजन हो जाएगा ऑप्शन में कि यार कौन सा वाला सा है। इसका एक सिंपल सा याद रखने का मैं तरीका बता दूं, है ना। ज़रा देखिए, ये बीच से यहाँ पर क्या है, क्रॉस है ना, बीच से क्रॉस वाला सा कौन सा होता है, ये, है ना। और यहाँ पर ये ऐसे मुड़ा हुआ है, यहाँ वो भी मुड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा स्पष्ट तौर पे यहाँ पर ये क्रॉस फटा हुआ नहीं है ना। तो जब क्रॉस बीच से पूरा यहाँ पर देखिए काटा गया है, तो यहाँ पर षटकोण वाला सा भी बीच से पूरा काटा जाता है ना। आप इससे याद रख लीजिएगा कि इसमें ये वाला सा आएगा और दूसरे वाले में ये वाला आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ये हल्का सा एक आइडिया है भाई, अपने दिमाग में कैसे फिट करें हम, एग्ज़ाम में तो आना ही आना है उसको। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्ण है, कौन सा सा आएगा। ठीक है, एक अपने दिमाग में याददाश्त के लिए कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, अब देखिए इनका और डिवीज़न किया गया है। जैसे व्यंजन वर्णों का क्या किया गया है, और डिवीज़न किया गया है ना। कैसे,
कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको क्या कहा जाता है, अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन वर्णों का क्या किया गया है, डिवीज़न किया गया है ना। और कुछ को क्या कहा जाता है, अल्प प्राण, और कुछ को क्या कहा जाता है, महाप्राण। कुछ को क्या कहा जाता है, महाप्राण। ठीक है ना, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए और इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अल्प प्राण हेडिंग डाल के लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प प्राण लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, प्राणवायु कम निकले, है ना, अल्प मात्रा में, प्राणवायु अल्प मात्रा में निकलती है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अल्प मात्रा में निकलती है क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। और अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये हैं आपके अल्प प्राण। अब 1, 3, 5 क्या है यहाँ पर, ये समझ लेते हैं हम लोग। 1, 3, 5 क्या है ना। 1, 3, 5 का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। प्रत्येक वर्ग का क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण क्या, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण यही कहलाता है 1, 3, 5, जो मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है। और अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब आप जानते ही हैं कौन कौन से, यारा, लावा। अंतस्थ का मतलब क्या होता है, यारा, ला, वा, यही है ना अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अल्प प्राण व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, ये बताइए। कितने वर्ग होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, है ना। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यही है। का वर्ग में क्या क्या आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। क्लियर है। कितने होते हैं ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में ही होते हैं ये, है ना, वर्ग 25 जो होते हैं। क्लियर है ना। अब इसमें क्या कहा गया, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण यही है ना, पहला वर्ण। ये कौन सा है, दूसरा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, यही है ना। दूसरा नहीं लेना है आपको, दूसरा वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, पहला, तीसरा, पांचवा ही लेना है। क्लियर है ना। पहला ले लिया, तीसरा वर्ण ले लिया और पांचवा वर्ण लिया प्रत्येक वर्ग का। कोई दिक्कत है। कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए, 15। यहाँ से कितने हो गए, 15। और अंतस्थ कितने होते हैं, 4। टोटल कितने हो गए, 19। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 19। प्रश्न में अगर पूछ दिया जाए कि अल्प प्राण होते हैं 18, 19, 20, 21, कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है ना। 1, 3, 5 वर्ग होते हैं, 5, 3, 15 और अंतस्थ यानी कि 4, यार अलावा। क्लियर है। कुछ और है कन्फ्यूजन, स्वर कहाँ आते हैं, वो उसमें है, घोष अघोष में है, वो अल्प प्राण महाप्राण में नहीं आते हैं। ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण में व्यंजन ही आते हैं, स्वर नहीं आते हैं। स्वर जब घोष अघोष पढ़ेंगे तब उसमें आते हैं, घोष में आ जाते हैं स्वर। क्लियर है, बताते हैं अभी। तो ये हो गया आपका
ठीक है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, अंतस्थ यारा लावा, है ना। इसके बाद क्या, या रा ला वा, ये चारों, तो 5 × 3 = 15 और 4 = 19। ये हो गए आपके अल्प प्राण व्यंजन। क्लियर है। आगे देखें, नोट कर लिया। चेक करिए, क्रॉस चेक करिए। अब देखिए महाप्राण व्यंजन। अच्छा, ये प्रश्न पता है कैसे पूछेंगे आपसे? प्रश्न पता है कैसे पूछेंगे? कोई भी वर्ण लिख देंगे या नीचे ऑप्शन में 4 वर्ण लिख देंगे, कह देंगे निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है, निम्न में से कौन सा एक महाप्राण है, बाकी इधर उधर के और लिख देंगे। और ये जो 19 वर्ण आए थे, इन 19 में से कोई एक रख देंगे ऑप्शन में, है ना। कह देंगे कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महा, और रहेगा वही काखा ही गाघा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार क्या करें हम, है ना। अच्छा, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेता हूँ मैं अल्प प्राण में, ठीक है। और उच्चारण करके मैं बता देता हूँ आपको कि आपको याद रहे हमेशा अल्प प्राण महाप्राण। देखिए अल्प प्राण, प्राण शब्द से आपको पता चल गया कि प्राण वायु, प्राण वायु का मतलब होता है जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, हवा निकलती है, वायु निकलती है, उसको कहा जाता है प्राण वायु। जो हमारे अंदर समाहित है वही है प्राण वायु। हमारे अंदर वायु अगर निकल गई, श्वास हमारी पूरी बाहर निकल गई, हम ले नहीं पा रहे हैं, अंदर वायु नहीं है, तो इसका मतलब इंसान ओवर है ना, टाइम उसका ओवर हो गया है। तो प्राण वायु, इसीलिए उसको कहा जाता है प्राण वायु। जब तक हमारे अंदर है तो इंसान क्या है, जीवित है। और जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, अपने मुंह से कोई वर्ण बोलते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, प्राण वायु निकलती है, प्राण वायु ही कहा जाता है। प्राण वायु अगर अल्प मात्रा में, जिस वर्ण के उच्चारण करने में, बोलने में अल्प मात्रा में निकले, यानी कि जिस वर्ण को हम आहिस्ते से धीरे से बोलें, तभी तो अल्प मात्रा में निकलेगी ना। मुंह ज़्यादा फैला करके बोलेंगे तो ज़्यादा प्राणवायु निकलेगी, है ना। तेज़ी से बोलेंगे ज़्यादा प्राणवायु निकलेगी, ठीक है ना। तो अल्प मात्रा में अगर प्राणवायु निकलती है तो अल्प प्राण उनको वर्ण कहेंगे, और ये व्यंजन में ही होते हैं, है ना, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। और महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, जिनके उच्चारण में प्राणवायु ज़्यादा मात्रा में निकलती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन। कन्फर्म हुआ आपको, कन्फर्म हुआ कि नहीं? अच्छा जी, स्वर है इसमें? मुझे लगता से नहीं होता है ये, मुझे नहीं, छोड़िए, आप देखिए, चेक करिए अभी, अरे कहीं चेक करिए, ऑथेंटिक जगह पर, सोर्स पे चेक करिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बोल दीजिए। अच्छा, एक बार चेक करिए, क्रॉस चेक, ऑथेंटिक सोर्स से चेक करिए, है ना, फिर बताइए आप हमें। अरे कहीं पर भी करिए, ऑथेंटिक सोर्स का मतलब होता है ऑथेंटिक बुक में कहीं चेक करिए, है ना, या इसमें भी कर सकती हैं आप, है ना। ऐसे थोड़ी कि कोई भी कुछ भी बोल दे तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी। चलिए महाप्राण व्यंजन देखते हैं। महाप्राण व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में, है ना, लिख देते हैं ऐसे, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इसको अगर शॉर्ट में हमें याद करना है कि आखिर कौन कौन से होंगे महाप्राण, देखिए उन 5 वर्गों में जो हमने छोड़ दिए थे, कौन कौन से छोड़े थे, 1, 3, 5 तो ले लिया था, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण तो ले लिया था, छूटा कौन सा था, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तो दूसरा ले लीजिए और चौथा ले लीजिए, और अंतस्थ हमने ले लिए थे, बचे कौन से थे, ऊष्म, है ना। तो दूसरा और चौथा, 2, 4 का मतलब क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, है ना, ठीक है। वर्ग कितने होते हैं, वर्ग वही वर्ग होते हैं आपके 5, है ना। कौन कौन से,
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और मैं और इधर लिख देता हूँ, यहाँ नीचे हो जा रहा है ना। वर्ग कितने होते हैं? 5 आपके। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। अब देखिए पहला तो लिखना नहीं है ना। तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, ये पांचवा वर्ण। हमें लेना कौन सा है? दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, और साथ ही साथ क्या लेना है? ऊष्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है तीनों सा, सा और हा। क्या निकला? ऑप्शन में दिया है लेकिन वैसे नहीं आ रहा ना, कोई सदस्य अल्पप्राण होते हैं, ये नहीं आ रहा, नहीं होता। अल्पप्राण की संख्या 20 बता रहा है। 20वां कौन सा है? होते हैं ना, गूगल सर्च गलत आता है। हाँ, लेकिन 19 ही होती है, किताबों में 19 होती है। 19 होते हैं तो स्वर कहाँ से आएंगे फिर? 11 तो स्वर ही हो गए, 15 ही हो गए, तो कहाँ से 19 होंगे? तो इसका मतलब फिर नंबर चला जाएगा ना। आप अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो नंबर चला जाएगा। इसलिए जो बता रहे हैं उसको क्या करिए? पी जाइए। ठीक है, नंबर चाहिए ना, जो बता रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। प्रोसेस्ड है ये पूरा। आपने कितना गूगल कर लीजिए, कितनी किताबें कर लीजिए, हम सब कुछ करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए। इन्फॉर्मेशन सही मिलती नहीं है कई जगहों पर, गलत सालत इन्फॉर्मेशन मिलती है, किताबों में भी, गूगल में भी, हर जगह। नंबर आपको चाहिए तो ये पढ़ लीजिए, नंबर पूरा मिलेगा आपको, परफेक्ट, कोई गलती नहीं। ठीक है, आगे देखिए। तो यही सब हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कितने हो गए? 5। ये कितने हो गए? 5। और ये कितने हो गए? 4, है ना। तो कितने हो गए? 10 + 4 यानी कि 14। महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? यही होती है, कुछ और होती है? यही होती है। अल्प प्राण व्यंजन की संख्या क्या होती है? अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है, स्वर नहीं कहा जाता है। आप एक चीज़ को गौर करिए, आपका कन्फ्यूजन खुद ही दूर हो जाएगा। आप कह रहे हैं अल्प प्राण में स्वर शामिल करेंगे हम। अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है, अल्प प्राण वर्ण नहीं कहा जाता है। अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है, महाप्राण व्यंजन कहा जाता है, कभी स्वर नहीं कहा जाता। तो जब व्यंजन कह रहे हैं तो व्यंजन से ही काउंट करेंगे। और व्यंजन में भी अंतस्थ और ऊष्म तक ही लेंगे, क्योंकि ये मूल व्यंजन है। तो मूल व्यंजन में ही हमें ढूंढने हैं सारे, है ना। अब ध्यान से देखिए, 19 क्या थे आपके अल्प प्राण, 14 क्या है महाप्राण। टोटल करिए कितने हो गए? 33। 33 क्या हैं? मूल व्यंजन। अरे व्यंजनों का डिवीज़न है भाई, ये व्यंजन का डिवीज़न है, स्वर नहीं आएंगे इसमें। ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन अपने दिमाग से दूर करिए। किसने पढ़ाया, किसने लिखाया, कहाँ क्या लिखा है, मिटाएं। तो महाप्राण आप समझ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, हम पढ़ करके आपको एक लाइन सुनाते हैं, एक लाइन सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए, अल्प प्राण महाप्राण का मतलब समझ में आ जाएगा। वास्तव में अगर काखा गागा अंगा का उच्चारण करना हो तो पता है कैसे किया जाता है। अगर बच्चों को पढ़ते हुए आपने स्कूल में देखा होगा, नहीं देखा होगा, या आपने कभी पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता है, बट कई बार रटाते हैं जब वर्णमाला बच्चों को, तो गाँव वगैरह में क्या होते हैं, पहले रटाने की पद्धति ज़्यादा हुआ करती थी, तो उनको बड़ी लय ताल के साथ वो लोग याद करते थे। काखा गाघा अंगा, ऐसे कभी पढ़ते हुए देखा है बच्चों को? काखा गाघा अंगा चाचा जा झा, ऐसे बोलते हुए सुना है बच्चों को कभी? गांव में अक्सर ये होता है, क्योंकि शहर के बच्चों को तो ऐसे खड़ा करके पढ़ाया नहीं जाता है कॉन्वेंट में, है ना। लेकिन गांव वाली जो पुरानी पद्धति थी पढ़ाने की बच्चों की, पुराने टीचर्स पढ़ाया करते थे बच्चों को, वो रटाते थे इसी तरीके से, लय ताल के साथ रटाते थे। और किसी को कुछ नहीं आता तब भी वो रट जाता था कुछ दिन में बैठे बैठे। किसी बच्चे को स्कूल में भेज दो, कुछ दिन में वो गिनती वाला सब बुन बुन बुड़ 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 बोल देगा वो तुरंत, है ना, सुनाने लगेगा वो।
कभी भी फोकस नहीं करेगा याद करने में, बट वो बैठ के सुनते सुनते याद कर लेगा, उसको लय पूरा याद रहती है, लय के साथ ही वो पूरा बोल देगा, है ना। ठीक है, तो क ख ग घ अंग, मतलब यही है इसका तरीका। पहला वर्ण आहिस्ते से, दूसरा वर्ण थोड़ा खींच करके, प्राणवायु तभी तो ज़्यादा निकलेगी। इसका मतलब इनके उच्चारण में ही अंतर है। अगर हम कह दें क ख ग घ ऐसे आहिस्ते से बोल दें, इसका मतलब सब में प्राणवायु समान निकल रही है, और सब में प्राणवायु समान निकल रही, तो फिर इन्होंने भेद क्यों किया? भेद करने का मतलब ये कि कुछ बारीक डिफरेंस है इसमें प्राणवायु। इन्होंने इतना डिफरेंस कर लिया कि हवा कम निकल रही है कि ज़्यादा, इतना बारीक डिफरेंस है। तो कितना ज़्यादा साइंटिफिक अध्ययन इन्होंने किया होगा जिन्होंने ये बनाया पूरा हमारी वर्णमाला को, कि वर्णमाला में एक एक वर्ण का उच्चारण कैसे होगा, हवा ज़्यादा निकलेगी कम निकलेगी, जीभ कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया है। तो इसीलिए विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा माना जाता है किसको? संस्कृत को। और हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी कहाँ से निकली? संस्कृत से ही। संस्कृत का मूल कहाँ है? संस्कृत में। तो विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है, और उसी से उत्पन्न होने वाली हिंदी हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा हम लोग बोलते हैं। अपने हिंदी बोलते हैं तो अपने आप को ये मत समझिए कि अरे यार हम हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले से बता दीजिए कि आप लोगों से ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज हमारी है। ज़्यादा अंग्रेजी हमें समझ में नहीं आता है, ज़्यादा मत बोलिए, हिंदी में बात करिए अगर कर सकते हैं आप। कॉन्फिडेंट रहिए अपनी लैंग्वेज के प्रति, ठीक है ना। आपको नॉलेज होना चाहिए विषयों का, बस सही से। मिटाएं इसे। तो अल्पप्राण महाप्राण समझ में आ गया, और पहले वाले अंतस्थ अल्पप्राण के साथ जाते हैं, और दूसरे वाले किसके साथ जाते हैं? महाप्राण के साथ। 1 3 5 का मतलब यही है, क ख ग घ अंग। तो पहला वाला आहिस्ते से क, फिर खा तेजी से, फिर ग धीरे से, फिर घा तेजी से, फिर अंगा धीरे से। तो देखिए पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या हो गए? आहिस्ते वाले। और पहले वाले जो अंतस्थ थे, अंतस्थ के बाद ऊष्म आते हैं ना, यारा लावा सा 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 होता है, यारा लावा पहले आते हैं, है ना। तो पहले वाले से शुरू करिए, पहला, तीसरा, पांचवा, और जो पहले आते हैं अंतस्थ, और उसमें इसमें यानी कि अंतस्थ, ये क्या हो गए? अल्पप्राण। आहिस्ते से बोले जाएंगे, यारा लावा सा 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 हा। थोड़ा सा उनमें प्राणवायु ज़्यादा निकलेगी, घर्षण ज़्यादा होता है उनके बोलने में, ठीक है, हवा ज़्यादा निकलेगी मुँह से। इतना क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, घोष और अघोष। अब ये बताइए मुझे, कहीं पर भी आपने ये लिखा हुआ देखा है घोष व्यंजन? नहीं देखा होगा। कहते हैं घोष, निम्न में से कौन सा घोष है, या निम्न में से कौन सा अघोष है, यही क्वेश्चन आता है ना। लेकिन जब अल्प प्राण महाप्राण के बारे में आएगा तो लिख देगा कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, या निम्न, या नहीं भी लिखेगा तो जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं या महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। वो व्यंजनों की कैटेगरी है, और ये पूरे वर्णमाला की कैटेगरी है। घोष और अघोष वर्ण होते हैं। तो हम लिख दें यहाँ पर घोष वर्ण। वहाँ पर मैंने क्या लिखा था? अल्प प्राण व्यंजन, यानी कि व्यंजनों में 33 में ही ढूंढना है, और यहाँ पर 33 + 11 में ढूंढना है। 33 + 11 स्वर और व्यंजन दोनों, ठीक है। घोष और अघोष का बंटवारा किससे करेंगे हम लोग? स्वर और व्यंजन दोनों होंगे यहाँ घोष अघोष में, ठीक है। वो किसके लिए था? व्यंजन के लिए था, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये कितने हो जाएंगे? 33, और ये कितने हो जाएंगे? 11। 33 1 34 10 44, यानी कि 44 वर्ण हैं जिनका बंटवारा होगा किस में? घोष और अघोष में, है ना। कुछ घोष होंगे और कुछ अघोष होंगे। क्लियर है? ठीक है। घोष वर्ण किसे कहते हैं? जरा इसकी सबसे पहले परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियाँ क्या हों? झनकृत हो जाएं, झनझनाएं, वाइब्रेशन हो, है ना। हम पहचान नहीं पाएंगे, हमें याद ही करना पड़ेगा। अल्प प्राण महाप्राण में तो हमने देख लिया कि थोड़ा आहिस्ते से, थोड़ा तेज बोल करके मैंने बता दिया कि ऐसा उच्चारण हो सकता है। मुझे कुछ याद आता है कि बच्चे ऐसे पढ़ते थे, गांव के पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग, तो मुझे लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, है ना। वास्तव में वही होता भी है और कुछ नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर कब वाइब्रेशन हमारी स्वर तंत्रियाँ करेंगी? गले में होती हैं स्वर तंत्रियाँ, यहाँ पर कंठ में। स्वर तंत्रियाँ कहाँ होती हैं? कंठ में, यहाँ पर। तो ये कब किस वर्ण के उच्चारण में वाइब्रेट करेंगी, किस वर्ण के उच्चारण में वाइब्रेट करेंगी, हमें पता नहीं चल पाता है। इसलिए सीधे सीधे इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो परिभाषा पहले लिखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां क्या हो जाएं, झंकृत हों, है ना, वो क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। और इसमें होते कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। इसमें होते हैं आपके 3, 4, 5 प्लस अंतस्थ प्लस तीनों सा को छोड़ दीजिए, हा, ऊष्म का सिर्फ हा होगा, तीनों सा नहीं रहेंगे, है ना। और इसके साथ ही होगा क्या, सभी के सभी स्वर। अब इसमें स्वर आ गए, है ना, घोष वर्णों में स्वर आ गए, है ना, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है आपके, ये हैं आपके प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब मुझे बार बार काखा काखा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, आप समझ जाएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब क्या होता है, का और खा नहीं रहेगा, गाघा अंगा रहेंगे, चा छा नहीं रहेगा, आगे के 3 रहेंगे, है ना, चा छा जा झा इया रहेगा। क्लियर है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने समझा दिया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं। अब प्रत्येक वर्ग के, यानी कि 5 वर्ग है ना, है ना, तो 5 वर्ग में पांचों वर्गों का तीसरा वर्ण, तो 5 कितने हो जाएंगे, 5 ही हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण 5 ही हो जाएंगे। और 5 के पांचों वर्गों का पांचवा वर्ण 5 ही हो जाएंगे। 5 या 15 तो यही हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, 1 ये हो जाएगा, है ना। तो 15 4 19, 1 20 और 11 31, टोटल कितनी हो गई संख्या, 31, 21 नहीं 31। ये 31 वर्ण आपके घोष वर्ण कहलाते हैं, है ना, ठीक है। ये कितने हो गए आपके, ये बताइए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कितने हो गए, 15, है ना। प्लस अंतस्थ कितने हो गए, 4। अंतस्थ कौन से होते हैं, 11 अलावा, है ना। ऊष्म में से सिर्फ हा है, तीनों सा नहीं है, सा नहीं है। वो किस में आएंगे, ये अघोष हैं कि घोष हैं, ये घोष हैं सारे, ठीक है ना। घोष के बाद फिर अघोष में आएंगे वो, ठीक है, घोष ही हैं, है ना। और हा उस व्यंजन में आता है, सा हा, तो तीनों सा नहीं रहेंगे, सिर्फ हा लेंगे उसमें। तो एक क्या हो गया आपका, ये हो गया ऊष्म व्यंजन। और स्वर कितने हो गए आपके, 11। टोटल कितने हो गए, 15 5 20 30 1 31 वर्ण आपके क्या होंगे, घोष वर्ण होंगे। ये कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा ये बताइए बचे क्या, बचे क्या, घोष यहीं पे लिख दूं, चलिए। अघोष वर्ण लिख लीजिए यहीं पर। अब आशा जी बताइए ज़रा, घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, याद भी नहीं होगा, देख लीजिए कितने होते हैं, टोटल कितने होने चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। तो 31 के अलावा आप कितने बचे, 13 अगर मिल जाते हैं, इसका मतलब मामला क्या है, फिट है, फिट है पूरा। फिटिंग तो पूरी होगी, क्योंकि ये विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, सब कुछ फिटम फिट होगा। संस्कृत से निकली है, संस्कृत में तो कुछ भी इधर उधर हो ही नहीं सकता है। पाणिनि ने ऐसा उसमें सूत्रों में गढ़ा है सब कुछ, है ना, कि एक कदम इधर से उधर नहीं कोई चल सकता है, जितना वो बताएंगे उतना ही चलना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं अघोष वर्ण। इसमें क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो, है ना, झंकृत ना हो, यहाँ पर झंकृत हों,
ठीक है ना, यहाँ पर झंकृत न हो, आ माने नहीं, घोष, घोष माने वाइब्रेशन, घोष ना हो, ठीक है ना, यानी कि स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन या झंझनाटन ना हो, है ना, घोष ना हो। क्या चीज़? हाँ, झंझनाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो और इसमें आते कौन कौन से हैं अब जरा देखिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो ले लिया था, बचा क्या? पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा। देखिए अंतस्थ तो हो ही गए, अंतस्थ और उस, देखिए पूरे व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, स्पर्श व्यंजन है ना, अंतस्थ ऊष्म और स्वर यही तो होते हैं। और क्या होता है स्वर व्यंजन में? स्वर तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गए, स्पर्श व्यंजन में 3 4 5 हो गए, तो 1 2 यहाँ पर आ गए, अंतस्थ यहाँ पर आ गए तो यहाँ आएंगे नहीं। ऊष्म में क्या है? हा आ गया है तो तीनों सा बचे हैं, बस वही आएंगे। स्वर यहाँ आ गए तो यहाँ आएंगे नहीं, यानी कि तीनों सा, सा और सा, है ना। और 1 2 का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। तो देखिए ये कितने हो गए आपके? 5 5 10, 5 वर्ग होते हैं, पहला वर्ण 5 ही हो गए पांचों वर्गों के, और 5 दूसरे वाले हो गए। 5 5 10 और 3 13, 10 प्लस 3 यानी कि टोटल कितने हो गए आपके? 13। क्लियर है? अब देखिए 13 और 31, 31 3 34 10 44। घोष और अघोष में सारे स्वर और व्यंजन बट गए, है ना। और अल्प प्राण और महाप्राण में सभी के सभी 33 व्यंजन बट गए। तो घोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक अगर कोई भी लेंगे तो वो क्या है? बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। जैसे मान लीजिए हम कहें उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान ही एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है, तो किसी भी दिन कर लेंगे उच्चारण स्थान। और कुछ खास कैटेगरी और बनाई गई हैं, और प्रकार से भी बांटा गया है वर्णों को, है ना। और प्रकार से कैसे बांटा गया है वर्णों को जरा देख लीजिए कि कभी ये लोग अर्धस्वर, है ना, बताएंगे कि अर्धस्वर क्या होते हैं। कभी ये कहेंगे लुंठित या प्रकंपित किसे बोलते हैं, कभी ये कहेंगे पार्श्विक किसे बोलते हैं, है ना। कभी ये कहेंगे अग्रस्वर और पश्च स्वर और मध्य स्वर ये क्या होते हैं, ये बता दीजिए, है ना। कभी ये कहेंगे कि वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, ये बता दीजिए। कभी ये कहेंगे कि समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत, ये बता दीजिए। कभी ये कहेंगे संघर्षी बता दीजिए, कभी ये कहेंगे स्पर्श संघर्षी बता दीजिए। तो इस प्रकार के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं इसी वर्णमाला से, जो मैं पूरे के पूरे लिखा दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, है ना। फिर एक चीज़ ये बताऊंगा कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं। स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।